हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 11 की। तो इसमें हम बात करने वाले मेनली फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस भी देखेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे वर्क करते हैं उसका भी थोड़ा बहुत बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि उसमें आपको पता है, मैंने शुरुआत में बताया था लेक्चर की शुरुआत में, कि जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देके या फिर चार्ज को प्रोवाइड करवा के, तो वो रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन से मतलब जो सेल बनी है वो क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगी। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैं बात करूं कैसे काम करती है ये, Cu2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में लिया आपने और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिया आपने, ठीक है, तो कैसे जाएगा, Cu सॉलिड बनाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ वर्क करता था। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे एक सेल लिया हमने, ठीक है, 2 लेने की भी जरूरत नहीं है, एक ही ले लो। तो ऐसे सेल ली, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक तो कॉपर इधर ये प्योर ले लिया और ये इम्प्योर कॉपर ले लिया, ये क्या ले लिया, इम्प्योर। ठीक है, तो इसमें हमने चार्ज प्रोवाइड करना था, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी लगा दी। तो क्या होता था कि ये तो हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ठीक है, तो क्या होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट आपको पता है क्या देता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे जो ये Cu2 पॉजिटिव आयंस है ना, ये क्या करेंगे, ये Cu2 पॉजिटिव आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जमा हो जाएंगे, उनमें ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। तो और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे एन नोड पे क्या है, ये जो सॉलिड कॉपर है ना, ये सॉलिड कॉपर बन रहा है, Cu सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयंस में। ठीक है, और ये जो Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन बन रहे हैं ना, ये वाले, ये यहाँ पे इसमें आया जा रहा है सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन में आगे क्या हो रहे हैं, वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इम्प्योर Cu2 पॉजिटिव लें, मतलब इम्प्योर कॉपर लें, उसमें देखो इम्प्योरिटी भी है, तो क्या होगा, कॉपर के जो आयन है ना वो निकल के कैथोड पे जमा होते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को आइसोलेट कर सकते हैं या फिर कॉपर को प्रोड्यूस कर सकते हैं इम्प्योर स्टेट में से उसकी। ठीक है, तो एक मेथड है कॉपर को बनाने का। ठीक है, बनाने का तो नहीं, अलग करने का। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कॉपर अलग हुआ है, कई सारी मेटल प्रोड्यूस करी जाती हैं या फिर ये कह लो आइसोलेट की जाती हैं दूसरी उनके साथ जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है, उसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 60 मिनट में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 चीजें हो रही है, Cu2 पॉजिटिव आयन वहां पे जा रहा है और यहाँ से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयन, ठीक है, टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, आयंस का जो है ना डिफ्यूज होना उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये चीजें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हमें समझना था। अगर और ज्यादा चीजें डिटेल में देखना चाहें तो मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं अब, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी खास। ठीक है, ऊपर वाले की जरूरत है, फैराडे के लॉ को समझने के लिए भी यहाँ पे हमें जरूरत है। देखो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे को ये 1 मोल बनाना है, कितना बनाना है, 1 मोल, तो हमें ये पता है इसके एक आयन के लिए इसके दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक आयन एक सॉलिड जब बनता है, इतनी बात समझ में आई।
पर अगर जब मेरे को ये 1 मोल बनाना है, इसका मतलब ये है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मेरे को इसके एटम बनाने हैं कॉपर के, तो मेरे को ये कितना लेना पड़ेगा? देखो जितने ये है ना, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 गुना में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को। ठीक है, इसी प्रकार से ये कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर एक्वस आयन होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, देखो इतने एटम्स का जो वजन होता है, या फिर 1 मोल कॉपर का जो वेट होता है वो होता है 63.5 ग्राम, मतलब मोलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल किसके इक्वल होता है? मोलर मास को ग्राम में ले लो, उसके इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में। अब यहां पे देखो, 1 इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है, और ये इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा अगर मैं निकालना चाहूं तो। ठीक है, तो ए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अभी क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? फिर 1 पे इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? 1.6022 इंटू, ये सारा गुणा कर दे हम इसको 0.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे आंसर आता है भाई कूलम्स, पर इसको हम लगभग मान के चलते हैं कि ये 96,500 कूलम्स मान के चलते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 96,500, और इसी को 1 फेराडे कहते हैं, इसी को 1 फेराडे चार्ज कहते हैं। ठीक है, 1 फेराडे चार्ज कितना होता है? द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फेराडे चार्ज। ठीक है, अब देखो इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो मैं इसको कह सकता हूं 2 फेराडे चार्ज चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फेराडे चार्ज हो गया। इतनी बात आप समझ लेना, बहुत अच्छे से समझनी है बात। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये बात अच्छे से समझ लेना, ये कैसे आया है फेराडे। देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 फेराडे चार्ज क्या बनाता है? 96,500 ग्राम कॉपर बनाता है। इसका इस्तेमाल करेंगे आगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि क्या हो रहा है, ये जो मैंने करा है। अब मैं फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ, फिर सेकंड लॉ की बात करता हूँ, फिर क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है, देखिए तो क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्या कहता है? तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है भाई कि जो इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट या फिर कंज्यूम हुई है, ठीक है, मेटल पे इलेक्ट्रोड पे जो मेटल डिपॉजिट या फिर कंज्यूम हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज फ्लो हुआ है सेल में। ठीक है, द मेटल ऑन इलेक्ट्रोड कंज्यूम और डिपॉजिटेड is directly proportional to charge flow in the cell। ये आपको इस एग्जांपल से भी समझ में आया होगा कि Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही Cu सॉलिड बना रहे थे। ठीक है, ये सॉलिड कितना बन रहा था वो डिपेंड करता था ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मान लो मैं आपको ये कहूं 10 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करवाए तो आप क्या कहोगे? 5 कॉपर बने भाई।
ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 कॉपर थे, ये मैं 20 कहूंगा तो आप 10 कॉपर कहोगे। तो सीधी सी बात ये है, जितना चार्ज था उतना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मेटल कितनी डिपॉजिटेड हुई है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो सेल पे में रिएक्शन हुई है या फिर इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज फ्लो हुआ है, ये भी कह सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं, फैराडे के सेकंड लॉ की बात करूं, तो इसमें क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ में थोड़ी बहुत बात और बता देता हूं आपको। तो इसने ये कहा कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर ये कह लो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज फ्लो के। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो क्या होगा, जेड मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिया। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इनटू चार्ज। अभी चार्ज आपको पता होगा क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट होगा कूलम्ब्स में, ठीक है, और टाइम होगा सेकंड्स में। ठीक है, तो जो एम्पियर में होगा, एम्पियर में ये होता है कूलम्ब्स में। ठीक है, तो ये होगी वही बात, कूलम्ब्स किसके इक्वल होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड के। ठीक है, तो यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि जेड इंटू आई इंटू टी, और ये हो गया इतना। ये जो होता है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये किसके इक्वल होता है, देखो भाई, अगर मैं 1 एम्पियर चार्ज ले लूं, करंट ले लूं, और 1 सेकंड टाइम ले लूं, तो क्या होगा, 1 गुना 1 और ये, तो क्या है, जेड इक्वल हो जाएगा वेट डिपॉजिटेड पे। तो 1 कूलम्ब चार्ज जब फ्लो होता है सेल में, उस टाइम पे जितना अपना मास डिपॉजिट होगा उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपने को समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फैराडे के सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, जो मैंने अभी लिखवाया था, मैं लिख देता हूं इधर। क्या फॉर्मूला, कि जो अपना वेट होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अभी देखिए, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, इसने फैराडे सेकंड लॉ में ये कहा कि अगर मैं अलग अलग सेल को, ठीक है, एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दूं, इस लाइन का मतलब ये है, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है, अलग अलग सेल को सेम ही अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है। अगर मैं सभी को सेम अमाउंट चार्ज दूंगा ना, तो जो मास डिपॉजिट होगा हर एक इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। तो इफ वी कनेक्ट सम सेल, ठीक है, या फिर डिफरेंट सेल इन सीरीज, देन मास डिपॉजिटेड और कंज्यूम भी कह सकते हैं यहाँ पे, और कंज्यूम इन सेल इज डायरेक्टली proportional to the equivalent weight of
मेटल, ठीक है, या फिर आयन कह लो, तो उनका इक्विवेलेंट वेट कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई चार्ज जो है, ठीक है। तो इसने कह दिया कि चार्ज जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन इलेक्ट्रॉन, चेंज इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे Cu2 पॉजिटिव था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वहां पे क्या हुआ था, Cu सॉलिड बना था, ठीक है। तो मोलर मास कॉपर का लेना है, कितना है 63.5, और चेंज इन इलेक्ट्रॉन है ये 2, ठीक है, तो वो कितना है 2, ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो ये जो चार्ज है ना ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर उसकी बात करूं तो मैं कॉपर की, कॉपर के लिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, ठीक है। ये बात करी इसने इक्वेशन में, ठीक है। अभी क्या है, इसी लॉ से हम ये भी कह सकते हैं भाई कि अगर मैं क्या करूं, ऐसे कर दूं, देखिए जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है Ag का अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल होगा इक्विवेलेंट जो वेट डिपॉजिट हुआ है ना, वेट डिपॉजिटेड ऑफ Ag का जितना वेट डिपॉजिट हुआ है Ag वाली सेल में, ऐसे ही वेट डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर वाली सेल में, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने है ना कॉपर की सेल को भी सेम ही चार्ज दिया और Ag की सेल को भी सेम ही चार्ज दिया, ठीक है। Ag वाली को भी सेम दिया और कॉपर वाली को भी सेम चार्ज दिया। तो यहाँ पे कॉपर कुछ पर्टिकुलर W कुछ अलग होगा, और यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है ना Ag वो कुछ अलग डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। इसका मैं WAg कह दूं और इसका मैं WCu कह दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि WAg डिवाइडेड बाय WCu इसके इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज, और चार्ज कैसे निकाला हमने, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन चेंज कैसे निकाले, इक्वेशन को लिख के उसकी, तो इक्वेशन को लिखना पड़ेगा हमें। अब मैं है ना एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूले से लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखना और समझ भी लेना कैसे बना है, क्योंकि हमें है ना फॉर्मूले याद नहीं रहते पर समझ में आए होते हैं तो हम खुद से बना लेते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो ये चीजें समझ लेना क्या कहा मैंने। देखना एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसके हिसाब से बताऊंगा। देखो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Cu सॉलिड, ठीक है। इसका 63.5 ग्राम बनाने के लिए मेरे को इसके 2 फराडे चाहिए, या फिर ये कह लो इसका इतना चार्ज मेरे को चाहिए। तो मैं कह सकता हूं इतने चार्ज से इतना Cu बनता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इतने कूलाम्स से कितना बनेगा, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो समझना अभी बात को। तो पहले आपको ये पता है क्या कि 63 ग्राम बनता है इतने चार्ज से। आपको क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया, W पूछा गया, W कितना बनेगा। तो अगर 63 ग्राम बनता है 2 गुना 96 500 कूलाम्स से, ठीक है, तो 665 ग्राम कूलाम्स से कितना बनेगा, ऐसे निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने बनाया है वो कैसे बना वो देखिए, ये सब पे कैसे अप्लाई होगा। अगर आपसे वेट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ये है मोलर मास, ये क्या है मोलर मास, और ये जो है ना ये है चार्ज, इसको मैं क्या दूं M, जो इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं वो है ये, और ये हो गया 1 फराडे चार्ज, ठीक है। इतनी बात होगी, और यहाँ पे आ जाएगा Q, ठीक है। आपको चार्ज दे रखा हो, मोलर मास दे रखा हो, और ये इक्वेशन देखो मोलर मास दे रखा होगा
और ये जो चार्ज है ना, ये आपको इक्वेशन खुद से लिख के देखनी पड़ेगी और एन की वैल्यू जब निकलेगी तो एन की वैल्यू आप ऐसे निकाल लोगे। ऐसे ही यहाँ पे आप चार्ज को लिख सकते हो ऐसे, मोलर मास एन इंटू दिस, और यहाँ पे आई इंटू टी लिख सकते हो, क्योंकि आपसे करंट या फिर टाइम भी पूछ सकते हैं, और करंट या फिर टाइम पूछे तो ये इक्वेशन यूज कर लेना, अगर चार्ज पूछे तो ये इक्वेशन यूज कर लेना। इस इक्वेशन से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फैराडेज लॉ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ आपसे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद में आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि मैं लगभग ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। अभी ये फॉर्मूला याद रखना आपको, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू 96,500 और इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये वाली बात है ध्यान रखनी है, ये रख लो, कोई सी भी एक रख लो ध्यान। ठीक है, मैं ऊपर लिख भी दूंगा इसको क्या है। देखिए, तो अभी बात करता हूं मैं, देखिएगा आपका एक क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं पहले, बस थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या कहा है, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें क्या कहा है, इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। क्या किया, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया गया, उसको टाइम दे दिया यहाँ पे विद करंट ऑफ, यहाँ पे देखो टाइम इतना दे दिया, करंट आई कितना दे दिया 1.5 एम्पियर। ठीक है, इतना दे दिया। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड। तो हमसे पूछा है मास, ठीक है, वेट जो मैं बोल रहा हूँ ये कितना है, ये पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन और 96,500 और गुणा में चार्ज, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए गौर से देखना, हमसे ये पूछा है मोलर मास कॉपर का चाहिएगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया है ना, तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, यही तो होता है जो भी मैंने करवाया। तो एन की वैल्यू ये हो रही। ठीक है, 6 मोलर मास इतना आ जाएगा। ठीक है, चार्ज ये हो गया। ठीक है, अब चार्ज कितना दिया है, देखो चार्ज यहां से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यू पर ये याद रखना मिनट की जगह पे सेकंड बनाना है इसको, तो 10 गुणा में 60 सेकंड। ठीक है, बनाना आता होगा ना आपको। मिनट है, मिनट को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेकंड आ जाएगा, और इंटू 1.5 ये आ जाएगा क्यू, और ये क्यू वहां पे रखना है आपको। 10 60 इंटू 1.5, इसको सोल्व करने ना आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, मैं सोल्व नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेंगे। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज का करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या है, देखिए इस 16th क्वेश्चन में क्या रखा है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC, ठीक है, containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series। इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा, मतलब सेम चार्ज देगा ये। ठीक है, स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई कितना है 1.5 एम्पियर। ठीक है, वॉज पास थ्रू देम अंटिल, वेट क्या रखा है 1.5 ग्राम ऑफ Ag, किसका वेट है ये Ag का। ठीक है, Ag का वेट बता दिया। डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ द सेल B। ठीक है, ये सेल B की बात करा, देखो A सेल थी, B सेल थी और C सेल थी, सेम करंट दिया था। A सेल में ZnSO4 है, ठीक है, AgNO3 है इसमें, और उसमें है CuSO4। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो इस B में की बात करें इसने कि Ag इतना डिपॉजिट हुआ है इसमें। ठीक है, एट द कैथोड ऑफ सेल B, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना टाइम लगा, टाइम पूछा हमसे। ठीक है, दूसरी बात करी है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो मास ऑफ कॉपर पूछा है एंड मास ऑफ जिंक पूछा है, ये क्वेश्चन आए हैं, और ये टाइम पूछा है।
अब देखो आपसे तो फॉर्मूला पता होगा, अब मैं एजी लिख रहा हूँ क्योंकि एजी का निकालना है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ एजी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे n इंटू 96 ये, और यहाँ पे चार्ज को I इंटू टी लिख सकते हैं। तो देखो मोलर मास हमें दिया है, ठीक है, एजी का दिया 108, ठीक है, और जिनका 65.3 और इसका दिया है 63.5, ठीक है। तो ये मोलर मास दे रखा है, तो मोलर मास एजी का है हमारे पास में, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं भी दिया तो एनसीईआरटी कंसीडर करके चलता है कि आप देख लेंगे कहीं से, ठीक है, सारी चीजें नहीं बताते एनसीईआरटी पर, रियल एग्जाम में आपके में दिया होगा ये। तो देखो ये हो गया। अब देखो एजी की रिएक्शन जो आज तक हमने देखी है, AgNO3 जो होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एजी सॉलिड बनाएगा, प्लस NO3 ऐसे कैसे रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया ना, तो n की वैल्यू क्या है 1। तो देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1.545 ग्राम, और मोलर मास 108 है, ठीक है, ये 1 आ गया, n की वैल्यू 1 आई है, देखो इक्वेशन में। I की वैल्यू 1.5 इंटू टी, क्या हमारा टी निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो हमारा टी आ गया भाई, मैं अभी के लिए एक्स कह रहा हूँ, यहाँ पे निकाल लेना, नहीं तो मेरे को कैलकुलेटर यूज करके भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो टी आपका आया है यहाँ पे उसका आप इस्तेमाल करोगे आगे, देखो तो ये चीजें होगी, ठीक है। हमारे से चार्ज भी निकल जाएगा, क्योंकि देखो इनका अगर निकालना हो, अब हमसे इसका वेट कुछ है ना, तो वो देख लेते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर कैसे निकलेगा, वेट ऑफ कॉपर निकलेगा 0.5, इसका मोलर मास आएगा, n क्या है इसका 2 आता है n, ठीक है। ऐसे Zn का भी, इसका n की वैल्यू 2 होती है और इसके n की वैल्यू भी 2 होती है। अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, इसलिए थोड़ी रिएक्शन लिख के देख लेना। अच्छा जी, ये होगा, और यहाँ पे देखो I इंटू टी होगा, टी तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो वो टी आप डाल दोगे, I की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 दे रखी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी हमारा निकल गया, तो पीछे वो पुट करने के बाद ये पूरा सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही हमारा Zn भी सोल्व हो जाएगा। Zn में क्या यूज करोगे, इतना, ठीक है। तो जो टी आया था वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई 16 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, देखिएगा। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, वो जेई का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो आपको खुद से करने हैं। तो ये 17 क्वेश्चन है जेई का, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट कहा है, तो थोड़ी बहुत आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर, आई की वैल्यू क्या दे दी 100 एम्पियर, ठीक है। करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न, जो ऑक्सीजन निकलेगी ना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज जब करेंगे तो क्या है, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज, वाटर को कितना इलेक्ट्रोलाइज करें, वाटर को कितना इलेक्ट्रोलाइज करें ताकि जो यहाँ से ऑक्सीजन निकले, ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकले वो क्या है, वो क्या करे, पास थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न, जो है ऑक्सीजन बर्न कर पाए डाइबोरेन को, डाइबोरेन होता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे बर्न करेगी, इसको B2O3 बनाएगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाइबोरेन, ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो ये 6 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये देखा 1 मोल डाइबोरेन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन के चाहिए, ठीक है। अभी के लिए देखो तो क्या कहा है आगे, बर्न इतने 27.6 ग्राम डाइबोरेन, इसको जो है डाइबोरेन का इतना वेट है, उसको बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए वो बता रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसका मोलर मास अगर निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, इसका कुछ 10.8 के आसपास आपको
बोरोन का मोलर मास होता है 10 पॉइंट, देखो बोरोन का मास इंटू 6 इंटू हाइड्रोजन का मास, तो इसका 10.8 इंटू 2 प्लस में 6 इंटू 1, ठीक है, तो ये 1.6 प्लस 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27.6 ग्राम। तो इसका जो ये लगभग इतना ही हो गया, ठीक है। तो 1 मोल डाइबोरिन जो है B2H6 कितने ग्राम का है, 27.6 ग्राम का है, ठीक है। तो अब इतनी बात समझ में आई हमें, तो मैं ये कह सकता हूँ 27.6 ग्राम अप्रोक्सीमेट लेना है, तो इसको 27.6 ग्राम को ही हमने बर्न करना था, और उसको बर्न करने के लिए कितना हमें टाइम लगेगा, ऐसा कुछ है इसमें, हाउ लॉन्ग, ठीक है, टाइम पूछा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर ये 1 मोल हमें जलाना है तो इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन बनाने में 1 वाटर चाहिए, और 3 मोल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज निकाल लेना, यहाँ पे चार्ज कितना लगा, तो यहाँ पे जितना चार्ज लगा वही चार्ज का टाइम अगर निकाल लेंगे तो हमसे निकल जाएगा क्वेश्चन। तो समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वाटर में आप ऐसे करो, अगर H2 प्लस O2, ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं किया गया इसको, 3 है ये, अच्छा ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6, ठीक है, ये 3 मोल लेना है, यहाँ पे 3 मोल लेना है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे एक की बात कर रहे थे, ये हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे क्या हो रही है 0, ठीक है। हाइड्रोजन से तो लेना देना ही नहीं, हमें ये भी ना पता होना कि ये क्या बना है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर का O2 बनेगा। तो यहाँ पे -2 से ऑक्सीजन क्या जा रहा है, 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन -2 से किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 ऑक्सीजन में क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो 1 मोल ये बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, पर हमें कितने मोल बनानी है, हमें बनानी है 3 मोल। कितने मोल बनानी है, 3 मोल। या फिर यहाँ पे देखो 3 मोल चाहिए इसको जलाने के लिए, इसने ये कहा है 3 मोल को जलाने के लिए कितनी चाहिए, ठीक है, ये निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो 3 मोल को जलाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 O2 नेगेटिव हो जाएगा, 3O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ये चार्ज कितना हो गया, 12 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल हो गया, 12 फराडे, ठीक है। अब देखो हमें चार्ज निकल गया हमारा 12 फराडे, और हमें आई भी पता है इतना। टाइम निकालना हो तो क्या होगा, तो आपको पता है Q = I × T होता है, तो T होगा Q/I, ठीक है। तो Q कितना है, 12 × 96,500 अपॉन I कितना है, एम्पियर, ठीक है। इससे आपका टाइम निकल जाएगा। टाइम आपका मैं बता देता हूँ कितना निकलेगा। टाइम आपका निकलेगा भाई 3.2 आवर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन समझ में आया है आपको। इसने कहा था कि इतना करंट फ्लो हो रहा है और हमें क्या है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद में जो ऑक्सीजन निकल रही है ना, वो ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे इसको बर्न करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। इसको बर्न करने के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये 1 मोल जलाना था, तो हमें कितनी ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी, हमें पता चला यहाँ से इक्वेशन से 3 मोल ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। तो हमने देखा भाई 3 मोल ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो हमारा चार्ज आया 12 फराडे। तो 12 फराडे चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर आई हमारा 100 एम्पियर है तो वो हमने निकाल दिया।
कुछ ऐसे था। बाकी के जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो खुद से करना, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपसे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, और उसके बाद में 2-3 लेक्चर में हमारी ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको प्लीज करना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना सीखने को मिला और कितनी यूनिट आपको आई है घर से। तो प्लीज क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल।